वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपका बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट। द टॉपिक नेम इज बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट एनिमल डाइवर्सिटी। एनिमल डाइवर्सिटी के अंदर हम अभी तक सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ते हुए आए हैं, चाहे वो एनिमल सिंपल हो चाहे वो एनिमल कॉम्प्लेक्स हो। यानी हमने सिंपलर फाइलम से लेकर जो कॉम्प्लेक्स फाइलम है उन सब की स्टडी कर ली और उनसे रिलेटेड जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। जो हमारा टॉपिक रिमेनिंग है वो टॉपिक है आपका नियोटेनी। कौन सा टॉपिक रिमेनिंग है? नियोटेनी। ठीक है, द टॉपिक नेम इज नियोटेनी। कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसका नाम था रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, प्रतिगामी कायांतरण। क्या पढ़ा था? प्रतिगामी, यानी कायांतरण लार्वा से एडल्ट होने के लिए कायांतरण एडवांस होना चाहिए, लेकिन कुछ जीवों के अंदर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हमने एसिडिया में पढ़ा था, यानी जो करेक्टर्स लार्वा में प्रेजेंट होते हैं वो करेक्टर्स एडल्ट में प्रेजेंट नहीं होते, और जो करेक्टर लार्वा में होते हैं वो एडवांस होते हैं कंपैरेटिवली एडल्ट में। तो यानी लार्वा इज़ मोर एडवांस, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन एडवांस करेक्टर्स जब एडल्ट के अंदर से डीजनरेट हो जाते हैं, यानी इस प्रकार के परिवर्तन को या इस प्रकार के कायांतरण को बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। अब ये तो टॉपिक था कल का, और रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस यूरोकॉर्डेटा के अंदर पाया गया था, एसिडिया के अंदर। सारी बात कर ली थी, उसके लार्वा की भी हमने स्टडी कर दी थी, और उसका लार्वा था टेडपोल लार्वा, टेडपोल लाइक लार्वा। इट्स नॉट टेडपोल क्योंकि एम्फीबिया का लार्वा है। अब ज़रा ये जो सामने बना हुआ है आपके, इस पे नज़र डालो, इसको ऑब्ज़र्व करो। क्या हमने ये टॉपिक पहले पढ़ा हुआ है? किसी से रिलेटेड है? बिल्कुल पढ़ा हुआ है। आपने ये पढ़ा है उभयचरों के अंदर। किसके अंदर पढ़ा है? एम्फीबियंस, यानी वो जीव जो स्थल पर भी रह सकते हैं और वो जीव जो धरती पर भी रह सकते हैं। और मैंने ये भी समझाया था, ये ही वो जीव है जो जलीय जीवन से बाहर स्थलीय जीवन पर आए थे, और स्थलीय जीवन पर आने के लिए इनके पास में कुछ करेक्टर्स डेवलप हुए थे। फॉर एग्जाम्पल, चलने के लिए लिम्स, क्योंकि पानी में चलते नहीं, पानी में तैरते हैं, तो पानी से अगर आप धरती पर आ रहे हो तो क्या होगा? चलने के लिए लिम्स, और सांस लेने के लिए लंग्स डेवलप हो गए थे। तो वो हमने एम्फीबियन, जैसे फ्रॉग्स की बात करी थी, टोड्स की बात करी थी। फिर हमने बात करी थी एम्फीबिया की क्लासिफिकेशन की। क्या बात करी थी? क्लासिफिकेशन की। किसी में तो पूंछ होती है, उनको बोला था हमने यूरोडेला या कॉर्डेटा। किसी में पूंछ होती है, उनको बोला था यूरोडेला और कॉर्डेटा। और नहीं होती, जिसमें अपन ने मेंढक वगैरह लिए थे, एन्यूरा। और एक जो वर्म के जैसे थे उनको बोल दिया था जिम्नोफियोना। ठीक है, तो एक बार यानी लेगलेस, जिसके वर्म यानी कृमि, कृमि के पास पैर नहीं होते, वो रिगलिंग मूवमेंट करके चलता है। ये एम्फीबिया का क्लासिफिकेशन था। एक बार थोड़ा सा फ्लैशबैक में, नियोटेनी स्टार्ट करने से पहले आप इस चीज़ को देख लीजिए। सामने ये लार्वा है आपके, बना हुआ है, लार्वा का नाम तक लिखा हुआ है, एक्सोलोटल लार्वा। और किसका लार्वा है ज़रा पढ़िए? एम्बाइस्टोमा टिग्रिनम, या मैं इसको बोल दूँ सिंपल भाषा में टाइगर सैलेमेंडर। क्या बोल दूँ? टाइगर सैलेमेंडर। अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैं आपको याद दिला रही हूँ एम्फीबिया। किसकी याद दिला रही हूँ? एम्फीबिया की, उभयचरों की याद दिला रही हूँ। अगर मैं एक नॉर्मल एम्फीबिया का क्लासिफिकेशन देखती हूँ तो ज़रा आप यहाँ पर देखोगे और इस चीज़ को पहले समझोगे। ठीक है, सॉरी, आपके सामने तीनों के तीनों इसकी क्लासेस हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स सामने बने हुए हैं। ठीक है, ये जिसमें फ्रॉग्स एंड टोड्स आते हैं, ये क्या होता है? एन्यूरा। कौन सी क्लास है इसकी? एन्यूरा। यानी इनके जो लिम्स है वो डेवलप्ड हैं, और किसके लिए हैं? फॉर जंपिंग। ठीक है, इवन इनके पैर वेब्ड भी होते हैं, ये ट्री के ऊपर भी जा सकते हैं, जैसे हाइला वगैरह। लेकिन इनमें टेल नहीं होती, इनकी बॉडी छोटी होती है। लेकिन अगर आप इसको देखोगे, जो जिसका लार्वा मैंने अभी पीछे बनाया, तो देखो ज़रा, कुछ ना कुछ ये लार्वा के जैसा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। लेकिन नियोटेनी क्या होती है वो समझेंगे। कॉर्डेटा या यूरोडेला, जिसके पास पूंछ है, दिख रही है पूंछ, साफ मेरे को दिखाई दे रही है, ये पूंछ है इसकी। ठीक है, इसकी बॉडी बड़ी है, इलोंगेटेड है, प्लस इसमें जो लिम्स हैं वो डेवलप हो गए हैं, और लॉन्ग टेल। इसमें कौन आते हैं? ये हैं आपके सैलेमेंडर्स। कौन है? सैलेमेंडर्स। और सैलेमेंडर्स के अंदर ही एक स्पेसिफिक प्रोसेस पाया जाता है जिसको बोलते हैं नियोटेनी। बड़ा आश्चर्यजनक और बड़ा जिसको बोलते हैं सरप्राइज करने वाला ये इवेंट है इनके अंदर जो होता है।
नॉर्मली हम लार्वा, जो इसका लार्वा को हमेशा अपन अपरिपक्व बोलते हैं, इमेच्योर। इमेच्योर किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है? क्राइटेरिया होता है लैंगिक परिपक्वता, ठीक है, और कुछ लिम्स का और कुछ दूसरे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट, ठीक है। तो नॉर्मली लार्वा इज इमेच्योर बट एडल्ट इज मेच्योर, सेक्सुअली रूप से वो ब्रीडिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर केस उल्टा है, जीने के लिए, यहाँ पर सर्वाइवल के लिए वही आता है डार्विन का नियम, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यानी अगर कंडीशन सही नहीं है तो लार्वा एडल्ट में परिपक्व या मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा, कायांतरण नहीं होगा। लेकिन क्या वो लार्वा की डेथ हो जाएगी? क्या वो एडल्ट में आगे कन्वर्ट अगर नहीं हो पाया तो क्या उसकी संतति आगे बढ़ेगी नहीं? क्या वो ब्रीडिंग नहीं कर पाएगा? इसी चीज़ का जवाब देगी आपको नियोटेनी, यानी ये प्राकृतिक नेचुरल सिलेक्शन है इसका एक तरीके से, ठीक है। और तीसरा है जिम्नोफियोना, ये कृमि के जैसे होते हैं, जैसे इक्थियोफिस का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था। हमारा पॉइंट ऑफ जो अभी यहाँ पर है वो है किसके बारे में? सैलेमेंडर्स के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है परिवर्धन की दृष्टि से, जिसमें हम हमारे एंसेस्टर्स करेक्टर्स को पूरे जीवन पर्यंत शो करते हैं। नॉर्मली क्या बोला जाता है कि हमारे एंसेस्टर्स के अंदर जो भी करेक्टर्स होते हैं, जनकों के अंदर पुराने या रिसेंट एंसेस्टर्स के अंदर जो भी करेक्टर्स पाए गए थे, वो कभी ना कभी आपकी किसी ना किसी परिवर्धन अवस्था में मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन वो करेक्टर्स आगे होंगे या नहीं होंगे वो नेचुरल सिलेक्शन डिसाइड करता है। अगर आपको आज हाथों में वेब की ज़रूरत नहीं है तो आपके हाथों में उंगलियों के बीच में वेब नहीं पाए जाएंगे। बॉडी पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस के, जब बच्चे होते हैं छोटे, जैसे गोरिल्लाज वगैरह, इनका ये एडल्ट करेक्टर्स था। चिम्प्स, जो नॉन प्राइमेट्स वाले, जो अदर देन ह्यूमन, सॉरी, जो ह्यूमन से जैसे चिम्प्स, गोरिल्लाज, एप्स, इनकी बॉडी पे हेयर अभी भी पाए जाता है, ये इनका एडल्ट करेक्टर है। ये इनका कौन सा करेक्टर? एडल्ट। यानी हमारे एंसेस्टर्स में ये एक स्पेशल करेक्टर था जो कि डोमिनेंट रहता था जीवन पर्यंत। लेकिन हमने देखा कि आज हमारी बॉडी पे हेयर्स उतने डेवलप्ड नहीं है जितने गोरिल्लास और चिम्प्स के अंदर है। यानी लार्वल अवस्था, नियोटेनस अवस्था हमारे अंदर तब तो हेयर होता है, लेकिन उसके बाद में परिपक्वता में वो नहीं होता। यानी नियोटेनी ह्यूमंस में भी पाई जाती है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। चलो आगे चलते हैं, इस टॉपिक को आगे पढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे हैं नियोटेनी, यानी में लार्वा फॉर्म में ही वो जीव रहेगा और एडल्ट में परिपक्व नहीं होगा। एडल्ट में कायांतरित नहीं होगा, परिपक्व छोड़ दो, परिपक्व को हटा दो, मैच्योरिटी हटा दो, एडल्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन लार्वा मेच्योर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लार्वा मेच्योर हो जाएगा। बस यही डिफरेंस है रेट्रोग्रेसिव और इसके अंदर में। वहाँ पर भी लार्वा में एडवांस कैरेक्टर्स थे, लेकिन यहाँ पर क्या है? लार्वा सेक्सुअली मेच्योर, बिना एडल्ट में कायांतरित हुए, बिना एडल्ट में। वहाँ पे कायांतरण हो रहा था, वो मस्ट था कायांतरण, लेकिन यहाँ पे कायांतरण नहीं हो रहा। वो डिपेंड करता है आपके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो प्रभावित करते हैं कायांतरण को। सिंपल सी बात है, अगर इसको आपको बहुत आसान शब्दों में समझाऊं, परिस्थितियाँ अनुकूल है तो कायांतरण होगा, लेकिन परिस्थितियाँ, कंडीशन, सर्कमस्टेंसेस अगर फेवरेबल नहीं है, वेदर उसकी बॉडी के फिजियोलॉजिकल कंडीशन, वेदर उसके चारों तरफ के एनवायरमेंटल स्टिमुलेशंस नहीं है, तो मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। बट इट डजेंट मीन कि वो लार्वा सेक्सुअली मैच्योर नहीं होगा। यानी एक एडल्ट जो अपनी किशोरावस्था में ही है, जिसको, और जो सेक्सुअली मैच्योर है, मैं ये भी बोल सकती हूँ, वो एडल्ट जो किशोरावस्था को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी किशोर अवस्था को बोलते हैं जुवेनाइल। क्या बोलते हैं? जुवेनाइल। तो नियोटेनी का दूसरा नाम मैं बोल सकती हूँ जुवेनाइलाइजेशन। क्या बोलती हूँ? जुवेनाइलाइजेशन। चले आगे, चलो मैं इस इमेज को अब हटा रही हूँ। लेट्स क्लियर आवर पॉइंट्स नाउ 1 to 1, ठीक है। अब समझ में आया मैं कौन से जीव की बात कर रही हूँ? मैं एम्फीबिया की बात कर रही हूँ। और एम्फीबिया में सैलेमेंडर के लार्वा को देखो, पूंछ है इसके पास में, दिखाई दे रहा है सैलेमेंडर का लार्वा। और सैलेमेंडर के लार्वा का नाम क्या है? लिख लो, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, एक्सोलोटल लार्वा। क्या आ सकता है? एक्सोलोटल। इवन ये आपको स्पॉटिंग में भी रख सकते हैं और आपको इसका एक्सटर्नल एनाटॉमी बनाना पड़ेगा, प्लस उसके अलावा आपको इसके बारे में कमेंट्स लिखने पड़ेंगे। तो ये पॉइंट मत छोड़िएगा, ये एम्फीबिया को बिलोंग करता है और इसमें नियोटेनी पाई जाती है। चलो आगे चलते हैं, एक बार इसका स्ट्रक्चर दिमाग में रख लीजिए, फिर मैं आगे चलूँगी। मैं इसको चलो डिलीट नहीं करूँगी, साथ साथ चलते रहेंगे।
अगर मैं इसकी बॉडी की बात करूं तो इसमें भी लिम्ब सिस्टम डेवलप हो गया है, 4 लिम्स आगे वाले, हिंड लिम्स पीछे वाले, दोनों युग्मित है, दो इधर दो इधर। ये इसका धड़ वाला हिस्सा है, धड़ वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, ट्रंक। बॉडी इलोंगेटेड है कि नहीं, बिल्कुल है। लेकिन आप देख रहे हो सैलेमेंडर जो मैंने आपको अभी दिखाया था उसके अंदर कॉडल फिन नहीं था, पुच्छिए पक, लार्वा है, फ्री स्विमिंग है, पानी में तैर सकता है, लेकिन एडल्ट स्थलीय है। यहाँ पर देखो इसके पास क्या प्रेजेंट है, ये कॉडल फिन जो कि इसके धड़ से पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है, यहाँ से कंटिन्यू सतत जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, कॉडल फिन, जिसकी सहायता से ये आराम से स्विमिंग कर सकता है पानी के अंदर। अब इसके पास क्या प्रेजेंट है, एक्सटर्नल गिल्स, कितना, 1, 2 और 3, कितने पेयर से एक्सटर्नल गिल्स के, पानी के अंदर श्वसन के लिए जो आवश्यक होते हैं एक्सटर्नल गिल्स। ये आइज, ठीक है, इसके पास एक छिद्र होता है, उसको बोलते हैं नासा छिद्र, बाह्य नासा छिद्र यानी नॉस्ट्रल, ये इसका मुख है। यानी आपको एक जनरल आइडिया हो गया कि ये मैं बात कर रही हूँ सैलेमेंडर की, और ये जो सामने है वो सैलेमेंडर का लार्वा है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो मैं बात कर रही हूँ, आपके सामने टॉपिक है, लिख लीजिए, नियोटेनी, अर्थात अगर मैं इसको बोलूँ जुवेनलाइजेशन, है ना। अगर मैं इस चीज़ में ये बात करूँ आपके सामने क्या क्या चीज़ें होती है, यानी एडल्ट में कन्वर्ट होना, जैसे मैं सिंपल बात करूँ, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे लिम्स वगैरह, हाथ पैर छोटे होते हैं, ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते, लेकिन जैसे ही एडल्ट फॉर्म में हम आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, तो सोमैटिक ग्रोथ होती है। लेकिन यहाँ पर सोमैटिक ग्रोथ क्या हो जाती है, डिले हो जाती है। लेकिन 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 सोमैटिक ग्रोथ डिले तो हो गई, लेकिन रिप्रोडक्टिव ग्रोथ डिले नहीं होगी। डिले मतलब देर। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, डिलेड सोमैटिक ग्रोथ, लेकिन सतत इसके अंदर क्या चलती रहती है, सतत रूप से, कांस्टेंट रूप से इसकी रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट चलता रहता है। क्या चलता रहता है, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट। मेन खास बात इसकी ये है, यानी इसके अंदर जनद अंग डेवलप हो जाएंगे, गोनेड्स, किसके अंदर, लार्वा के अंदर। तो यही नियोटेनी का बेसिक प्रिंसिपल है। सामने दो चीज़ लिखी हुई है, डिलेड सोमैटिक ग्रोथ, लेकिन रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट चलता रहता है। सोमैटिक ग्रोथ का मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें डेवलप नहीं होंगी, पूरी तरीके से डेवलप नहीं होंगी, लिम्स, लंग्स एंड टेल, जो कि मैं आपको एक लार्वा के स्ट्रक्चर में बता चुकी हूँ। आई बात समझ में। मैं नियोटेनी की बात कर रही हूँ, जो यानी इसमें ग्रोथ नहीं हुई, तो मैं इसको दूसरे पॉइंट में ये भी लिख सकती हूँ कि नियोटेनी में जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, स्लो हो जाती है, रिटार्डेड ग्रोथ। आई बात समझ में। और ये किसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है, लिख लीजिए, नियोटेनी वैसे ह्यूमंस में भी पाई जाती है, मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, और एम्फीबियंस, किसमें, अब यहाँ पे एक और टर्म आएगा उसको भी समझेंगे, एम्फीबियंस, ठीक है। एम्फीबियंस के अंदर अगर करेक्टर का जो मैं नाम बता रही हूँ आपको, अगर आप उसको समझेंगे तो नियोटेनी तो समझ में आया। अब मैं एक दूसरे टर्म का यूज़ कर रही हूँ, उसे क्या कहते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करते हैं। यानी इसका उल्टा अगर मैं लिख दूंगी, इसका उल्टा मैं क्या लिखूंगी, सोच के देखो, यहाँ पर सोमैटिक ग्रोथ लेट हो रही थी, तो इसका उल्टा क्या होगा कि सोमैटिक ग्रोथ हो रही है। और इसका उल्टा क्या लिखूंगी, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है, लेकिन उल्टा लिख देती हूँ मैं, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट नहीं हो रहा। चलो नेक्स्ट में चलते हैं, और मैं इसका उल्टा लिखती हूँ, मैं यहाँ पर रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को तो क्या कर देती हूँ, स्लो कर दूँ क्या, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को, अभी स्पेलिंग सही करने दें, ये मुझे दो चीज़ें थी, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट और दूसरा सोमैटिक ग्रोथ। पहले वाले में सोमैटिक ग्रोथ धीरे हो रही थी, क्या हो रही थी, धीरे हो रही थी, या पहले जल्दी हो रही थी, सैलेमेंडर में सोमैटिक ग्रोथ क्या हो रही थी, डिलेड सोमैटिक ग्रोथ। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सोमैटिक ग्रोथ क्यों हो रही है, फास्ट हो रही है, मतलब कंपैरेटिवली उसके क्या हो रही है,
फास्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं, लिख लीजिए, पीडोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? पीडोजेनेसिस। एक मिनट, स्पेलिंग थोड़ा सा पेन क्या है, अगर इधर उधर चल जाए तो स्पेलिंग में थोड़ा सा। पीडोजेनेसिस यानी अगर मैं पीडोजेनेसिस को बोलूं कि लार्वा सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। क्या हो जाता है? लार्वा सेक्सुअली मैच्योर, यानी इसकी ग्रोथ क्या होती है? फास्ट। अभी अभी बताया था मैंने, इसकी ग्रोथ क्या होती है? फास्ट हो जाती है। तो इसको बोलते हैं पीडोजेनेसिस। ठीक है, अब जो अडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, मतलब ये एम्फीबियन कैरेक्टर है, इसको भी सिनोनिमिकली हम यूज़ करते हैं नियोटेनी के जैसे। किसके जैसे? क्योंकि इसके अंदर भी लार्वा सेक्सुअली मैच्योर है और उसके अंदर भी लार्वा सेक्सुअली मैच्योर है, लेकिन पीडोजेनेसिस में ये ग्रोथ क्या शो करता है? फास्ट शो करता है। लार्वा इज सेक्सुअली मैच्योर एंड शोज फास्ट ग्रोथ। ठीक है ना, तो ये हो गया पीडोजेनेसिस। अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं तो मैं ये भी लिख सकती हूँ कि इस प्रोसेस के अंदर जुवेनाइल कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल होते हैं, यही बात हो गई। लाइफ टाइम उसके अंदर लार्वल कैरेक्टर्स है, जुवेनाइल कैरेक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, स्टिल वो किस फॉर्म में होता है? इमेच्योर। इमेच्योर मतलब अपरिपक्व। किस केस में अपरिपक्व? सोमैटिक ग्रोथ के केस में अपरिपक्व होता है, लेकिन सेक्सुअली इमेच्योर नहीं होता। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज नियोटेनी। दिस इज कॉल्ड एज नियोटेनी। ठीक है, तो नियोटेनी की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी बात है, इसमें सोमैटिक ग्रोथ यानी एडल्ट में कायांतरण नहीं होता। लार्वा से एडल्ट में कायांतरण नहीं होता, लेकिन लेट होता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ चलती रहती है, कांस्टेंट रिप्रोडक्टिव। यानी मैं कह सकती हूँ कि लार्वा ब्रीडिंग कर सकता है, लार्वा प्रजनन करने में सक्षम होगा क्योंकि वो सेक्सुअली मैच्योर है, भले ही वो एडल्ट के अंदर कायांतरित नहीं हुआ, क्योंकि उसकी बॉडी की कंडीशंस, उसके हार्मोन्स यानी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस और दूसरे बाहरी एनवायरमेंटल कारकों ने उसको अलाउ नहीं किया कि वो एडल्ट के अंदर क्या हो सके? कन्वर्ट हो सके। तो ये बात हमने किसकी करी? नियोटेनी के जनरल इंट्रोडक्शन की करी। ठीक है ना, चलो अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट। अब इसको समझेंगे। जी हाँ, होल्ड ऑन, लेट मी आप इस जो इमेज मैं आपके लिए निकाल के लाई हूँ, दिस इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू ऑल। तो प्लीज़ काइंडली इंट्रोडक्शन में आप सब लोग ये लिखेंगे। इसमें इसका ओरिजिनल पिक्चर भी है, आप इसको देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो। मैं बात कर रही हूँ इस लार्वा की, एक्सोलोटल लार्वा की। एंड क्वेश्चन दिमाग में ये आ रहा है कि ये एडल्ट है कि लार्वा? क्या है? एडल्ट है कि लार्वा? सैलेमेंडर्स कुछ होते हैं जो ग्रो नहीं करते, उनमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होता, लेकिन लार्वा फॉर्म में रहते हैं, यानी पानी के अंदर रहेंगे तो गिल्स होगा, लेकिन स्टिल दे आर सेक्सुअली मैच्योर एंड कैपेबल ऑफ ब्रीडिंग। ये कहाँ पे हैं? दिस इज स्पेशल फीचर ऑफ एक्सोलोटल लार्वा। एक्सोलोटल लार्वा किसका है? सैलेमेंडर का है। किसका है? सैलेमेंडर का। और इनको जनरल टर्म्स में क्या बोलते हैं? मड पपी, क्योंकि ये मड मीन्स दलदली इलाका, मड पपी, तो उस तरीके से बोलते हैं। अब ये देखिए, जो मैंने आपको इमेज दिखाई थी ये उसका रियल इमेज है लार्वा का, एक्सोलोटल लार्वा। तो पहले जो बुकिश डायग्राम है वो देखा, अब हम देख रहे हैं कि भाई ये ओरिजिनल में कैसे दिखता है। जो मैंने आपको टेल फिन दिखाया था, ये रहा लॉन्ग डॉर्सल टेल फिन। देखो लिम्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, यानी सोमैटिक ग्रोथ क्या हो गई? डिले हो गई। तो देखो लिम्स कैसे हैं? छोटे। लेकिन अभी जब मैंने आपको ओरिजिनल सैलेमेंडर दिखाया था, उसके लिम्स क्या थे? कंपैरेटिवली इसके बड़े थे। ये भी लिम्स क्या है? छोटे हैं। ठीक है, ये जो है परमानेंट, यानी मैं इसको बोलूँ कि ये अपनी कौन सी फॉर्म में रहता है? परमानेंट लार्वल फॉर्म में। किस में रहता है? परमानेंट लार्वल फॉर्म। और कितना समय लगता है? लगभग 6 साल। इसको सेक्सुअली मैच्योर होने में कितना समय लगता है?
6 साल। ये देखो 3 पेयर्स ऑफ इसके पास में क्या प्रेजेंट है, गिल्स, एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट है। दूसरा इसका एग्जाम्पल है, एक तो अमेरिकन वाला हो गया, ये रहा मैक्सिकन, अमेरिकन मड पपी हो गया, एग्जाम में आए तो लिख दीजिएगा एक्स्ट्रा नंबर स्कोर करने के लिए। मैक्सिकन एक्सोलोटल लार्वा, उसके जो गिल्स होते हैं वो कैसे हैं, फैदरी, फैदर के जैसे, ठीक है, यानी गिल्स के ऊपर इस तरीके से बार्ब्स प्रेजेंट होते हैं फैदर के जैसे, इसको बोलते हैं फैदरी गिल्स, बट स्टिल दे आर सेक्सुअली मैच्योर। और कुछ ही होते हैं जो कि एडल्ट में परिपक्व होते हैं। तो अब इसे देख के तो समझ में आ गया होगा। और गिल्स की बड़ी साइज़ होने का मतलब क्या होता है, अपनी ऑक्सीजन की आपूर्ति, ऑक्सीजन की पूर्णतः आपूर्ति किससे कर पाते हैं, ये गिल्स की वजह से। और गिल्स की साइज़ क्या होती है, बड़ी होती है। चलो आगे चलते हैं और अब पढ़ेंगे अपन इसका टाइप्स। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स। नियोटेनी 2 तरीके की होती है अगर देखा जाए बेसिकली। नियोटेनी, आप बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, नियोटेनी का मतलब आपको समझ में आ गया कि लार्वा फॉर्म सेक्सुअली मैच्योर होती है, यानी लार्वा एडल्ट में कभी मेटामॉर्फोसाइज नहीं होती, कभी नहीं होती, टोटल नियोटेनी। और अगर बीच में कंडीशंस फेवरेबल आ गई, पार्शियल नियोटेनी, आंशिक, यानी कुछ समय के लिए ये अपनी लार्वल फॉर्म में रहते हैं और कुछ समय बाद में ये अपने एडल्ट के अंदर कायांतरित हो जाते हैं, ठीक है। तो आप पॉइंट्स लिख लो फटाफट। दिस इज अबाउट टोटल नियोटेनी, ठीक है। ये करेक्टर है एम्बायस्टोमा, जिसको मैंने बताया अभी अभी डायग्राम में, एम्बायस्टोमा या ट्राइटोन। सैलेमेंडर स्पीशीज है, किसकी है, सैलेमेंडर। लार्वा इज सेक्सुअली, लैंगिक रूप से परिपक्व होता है इसमें लार्वा, ठीक है। प्लस इसके अंदर जो लार्वल करेक्टर्स होते हैं वो जीवन पर्यंत रहते हैं, लार्वल करेक्टर्स जीवन पर्यंत रहते हैं। जैसे गिल्स, कौन से गिल्स थे, एक्सटर्नल गिल्स, बाह्य गिल्स, एक्सटर्नल गिल्स। और पीछे क्या था, कॉडल फिन, कॉडल फिन को मैं टेल फिन भी लिख सकती हूँ। और आइज़ पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है, तो इल डेवलप्ड आइज़, इल डेवलप्ड आइज़, यानी मैं इसको बोल सकती हूँ कि जो टोटल नियोटेनिक एनिमल्स होते हैं, स्टार लगा लीजिए इस पॉइंट को, टोटल नियोटेनिक यानी जीवन पर्यंत अपनी लार्वा फॉर्म में रहते हैं, उनको मैं बोलती हूँ टोटल नियोटेनिक एनिमल्स हमेशा क्या रहते हैं, पीडोजेनिक। क्या रहते हैं, पीडोजेनिक, दे आर पीडोजेनिक, यानी जुवेनाइल अवस्था के अंदर रहते हैं और रहते हुए भी सेक्सुअली मैच्योर होते हैं। अगर मैं दूसरे की बात करूँ तो दूसरा है अपना पार्शियल नियोटेनी। कौन सा है, पार्शियल नियोटेनी। पार्शियल नियोटेनी के अंदर मेटामॉर्फोसिस होता है, कायांतरण होता है, यानी इस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इस अप्रत्यक्ष परिवर्धन में जिसमें लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होती है, वो लार्वा, ठीक है, कब होगा, डेवलप तो होगा, लेकिन जो चेंज होंगे वो डिले हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, पोस्टपोन। क्या हो जाएगा, कायांतरण पोस्टपोन हो जाएगा। कायांतरण इसमें होगा लार्वा से एडल्ट में, लेकिन वो थोड़ा डिले हो जाएगा। और डिले किस वजह से होगा, लिख लीजिए, इकोलॉजिकल कंडीशंस, जो मैंने पहले भी बताया था, या वातावरणीय कारक, या उसकी बॉडी में कोई फिजियोलॉजिकल हार्मोनल इश्यू है, फिजियोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी लिख लीजिए इसको, ठीक है। तो ये हो गया पार्शियल नियोटेनी। आप इसको नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लो, इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो। इसमें बेसिकली एलाइड्स वगैरह आ जाएगा, मेंढक वाली जो प्रजाति, एलाइड्स, हाइला, बुफो, ये सब। यानी अगर सैलेमेंडर की बात करूँगी तो आप बात करेंगे टोटल नियोटेनी की। किस में करेंगे बात, टोटल नियोटेनी की बात करेंगे। इतना समझ में आ गया। तो हम बात कर रहे हैं, इसमें एक और एग्जाम्पल लिख दीजिए, नेक्ट्यूरस। इसका एग्जाम्पल है टाइटन, एम्बायस्टोमा, जिसको टाइगर सैलेमेंडर भी बोला था, और नेक्ट्यूरस। मैं पूरा एम्फीबिया आपको पढ़ा चुकी हूँ। आप चाहें तो अगर मेरे पास अभी इमेज अवेलेबल होगी तो मैं आपको एम्फीबिया का सारा दिखा देती हूँ, जिससे आपको दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाए कि हम
एम्फीबियंस की बात कर रहे हैं। लेट मी सर्च, बस ज़रा सा ही है। इसके बाद होगा, हाँ जी, ये रहा, ये मैंने आपको दिखा दी है फ़ोटो सैलेमेंडर की भी। अब आएगा आपका यस, मैंने आपको ये इमेज शो करी थी, देखो ध्यान से। एन्यूरन्स हैं ये, कौन से हैं ये सारे? एन्यूरन्स, जो छोटे होते हैं सैलेमेंडर से, जिसमें फ्रॉग्स वगैरह आते हैं। यानी इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ पार्शियल में, ठीक है। और दूसरे एक मिनट, हाँ जी, अब आएगा, ये रेप्टाइल आ गए। स्टिल अगर कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे आके कॉलेज में बात कर सकते हो, पूछ सकते हो कि मैम हमें ये टॉपिक फिर से समझा दीजिए, ठीक है। तो आई विल मेक द वीडियो लेक्चर अगेन। ये देखिए, ये है आपके सामने दो एग्जाम्पल्स है, टोटल नियोटेनी और वो हो गया आपका फ्रॉग्स वगैरह पार्शियल, ठीक है। ये इसका लार्वा दिखाई दे रहा है, पानी के अंदर है और ये एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट है। ये पूरा का पूरा इसके ट्रंक से जुड़ा हुआ क्या है? कॉर्डल फिन, ठीक है ना। तो अब हम आगे चलते हैं और इसका रेगुलेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रेगुलेशन। लिख लीजिए, कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है भाई? हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है थायराइड हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायराइड। सब में पहले जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है वो हमारे न्यूरो सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर अपना हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो है वो कौन से ग्लैंड को, कहाँ पर होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जिसको आप मास्टर ग्लैंड भी बोलते हो। क्या बोलते हो? मास्टर ग्लैंड। सब में पहले दिस इज़ योर हाइपोथैलेमस पार्ट। हाइपोथैलेमस हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से या न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम से कनेक्टेड है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को या तो स्टिमुलेट करेगा या इनहिबिट करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या करता है? स्त्रावित करता है, स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से थायराइड ग्रंथि स्त्रावित करती है, थायराइड ग्लैंड स्त्रावित करती है दो प्रकार के हार्मोन T4 एंड T3, ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन और टेट्रा आयोडोथायरॉक्सिन, इसको करती है। यानी जब T4 और T3 प्रेजेंट है तो मीन्स टेडपोल लार्वा जो है वो कन्वर्ट हो रहा है अपनी एडल्ट फॉर्म में, दिखाई दे रहा है आपको। यानी कायांतरण हो रहा है, किसकी वजह से? थायराइड हार्मोन। अगर सैलेमेंडर के अंदर अगर इसका उल्टा लेके चलते हैं, थायराइड हार्मोन नहीं होगा तो कायांतरण नहीं होगा। तो ये लाइन भी आप एड ऑन कर सकते हो। लेकिन एक दूसरा हार्मोन है पिट्यूटरी के द्वारा, उसे बोलते हैं अपन, लिख लीजिए प्रोलैक्टिन। क्या लिखोगे? प्रोलैक्टिन, ठीक है। जो प्रोलैक्टिन अगर प्रेजेंट है तो प्रोलैक्टिन क्या करता है? मेटामॉर्फोसिस को रोकता है, वो इनहिबिटर है। तो अगर प्रोलैक्टिन का स्त्रावण हो रहा है या किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं हो रहा, या बॉडी की किसी एबनॉर्मलिटी की वजह से थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं हो रहा, तो मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। एक बात ध्यान रख लेना। लेकिन जब प्रोलैक्टिन का प्रोसेस ज़्यादा होता है, कंटेंट ज़्यादा होता है, तो मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाता। वो अपनी कौन सी फॉर्म में रहता है? टेडपोल फॉर्म में रहता है। कौन सी फॉर्म में रहता है? टेडपोल फॉर्म में रहता है। ये जुवेनाइल फॉर्म में रहता है। कौन सी फॉर्म में रहता है? जुवेनाइल फॉर्म में रहता है, नियोटेनस फॉर्म में रहता है। लेकिन जैसे ही T4 T3 हो जाता है तो वो अपने किस में हो जाता है? एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब एनवायरनमेंट की जब मैंने बात करी थी तो कौन कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स होंगे जो भी कंडीशंस आप लोगों के लिए फेवरेबल होगी? क्या क्या? न्यूट्रिशन, टेम्परेचर और लाइट। कल हमने जब रेट्रोग्रेसिव पढ़ा था तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल गई, आप उसको लिख लेना। लार्वा फॉर्म जो होती है रेट्रोग्रेसिव में हमने पढ़ा था, एसिडिया पानी के अंदर रहता है। अब मैं आपसे दो सवाल पूछूंगी, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी। व्हाट डू यू मीन बाय फोटो पॉजिटिव
एंड जियो पॉजिटिव, या मैं इसका उल्टा पूछूं फोटो नेगेटिव या जियो नेगेटिव। पहले इस पे काम करो, इस पे बताओ, उसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करूँगी कि लार्वा जो एसिडिया का था वो फोटो पॉजिटिव था या फोटो नेगेटिव था। या अगर मैं एडल्ट की बात करूँ, एडल्ट जियो पॉजिटिव था मतलब धरती पे नीचे आराम से रहता है, या जियो नेगेटिव या तैरता रहता है। आंसर आपके सामने, थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करो। तो दिस इज अबाउट द रेगुलेशन। ये हमने क्या पढ़ा, रेगुलेशन ऑफ मेटामॉर्फोसिस। बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप फटाफट इसको देख लीजिए, इस टॉपिक को मैं यहीं वाइंड अप करूंगी। हाँ जी, द अदर कंडीशंस विच अफेक्ट द मेटामॉर्फोसिस, प्रभावित करती हैं कायांतरण को, वो क्या क्या है। यानी अगर नियोटेनी की बात करूं तो रिटेंशन ऑफ द लार्वल करेक्टर्स, इसको और मैं क्या बोल सकती हूँ कि भाई एडल्ट है तो सही लेकिन उस एडल्ट के अंदर अभी भी लार्वल करेक्टर्स प्रेजेंट है, यानी ये टेलफिन वगैरह, हाँ या ना, बिल्कुल ऐसा। और या मैं इसको बोलूँ कि जब कंडीशन सही आती तब वो कायांतरित हो जाता है, यानी उसके पास ऑप्शन है कायांतरण होने के लिए, अदरवाइज वो लार्वा में भी ठीक है, वो अपनी स्पीशीज़ को आगे बढ़ा सकता है। तो इसको इसलिए क्या बोल दिया, फैकल्टेटिव मेटामॉर्फोसिस। क्या बोल दिया, फैकल्टेटिव। कंडीशंस कौन कौन सी देखो ध्यान से, कम ताप के अंदर, ठीक है, इन कोल्ड और हाई एलिवेशन पॉन्ड्स के अंदर, या इन CO या स्प्रिंग्स के अंदर। CO मतलब कौन सी कंडीशन होगी, CO क्या होता है जल्दी बताओ, CO, व्हाट इज CO। और ऑल्सो इन स्प्रिंग्स या कोई कैटल टैंक्स है, जैसे यहाँ पे ये यहाँ पे पाए जाते हैं, बेसिकली इनके लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या है, कम ताप। लेकिन अब ये फेवर्ड कैसे होंगे, देखो, फेवर्ड इन स्टेबल एंड प्रोडक्टिव हैबिटेट्स वेयर टेम्परेचर क्या रहता है, हमेशा लो टेम्परेचर के अंदर मेटामॉर्फोसिस बाधित हो जाता है। तो यानी हमेशा अगर आपको ये लार्वा देखना है तो आपके पास कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए, कम ताप वाली कंडीशंस होनी चाहिए। और देखो CO2 का मतलब तो सब जानते हो, तो CO का मतलब भी तो पता होगा ना, इतना तो मुझे लिख के बताओ कि मैम CO का मतलब ये होता है, ठीक है। प्लस उसके अलावा ये कहाँ पर होता है, केव स्पीशीज़, जो दलदली इलाके में, या केव का मतलब होता है गुफा, ढका हुआ, अंधेरा, यानी जहाँ पर लाइट की कमी होगी, जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, यानी ये जो अवस्थाएं हैं ये एनवायरमेंटल कंडीशंस कहलाती है जो कि कायांतरण को प्रभावित करती है। तो स्पीशीज़ कायांतरित कब रहेगी, जब ये कंडीशंस हट जाएगी, जब ताप बढ़ेगा, फेवरेबल मतलब एडल्ट में बदलने के लिए। ऑल्दो अगर ये लार्वा में भी है तो ये सेक्सुअली मैच्योर है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये खास बात है, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्टिव हैबिटेट्स में ज़्यादा फेवर्ड रहता है, स्टेबल रहता है, जहाँ पे ताप क्या रहता है, कम रहता है। कौन, लार्वल फॉर्म, एक्सोलोटल फॉर्म। ये देखो एडल्ट है, कायदे से एडल्ट के अंदर कॉडल फिन नहीं होना चाहिए, कॉडल फिन डिजनरेट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका पूरा का पूरा, यानी मैं बात कर रही हूँ सैलेमेंडर के एक्सोलोटल लार्वा की, जिसमें नियोटेनी होता है डिलेड डेवलपमेंट इन सोमैटिक ग्रोथ, लेकिन रिप्रोडक्टिव ग्रोथ निरंतर चलती रहती है। यानी मैं इसको बोल सकती हूँ जुवेनाइलाइजेशन, ये मैं बता सकती हूँ, आपको पहले भी बता दिया, ठीक है। और ये मॉडर्न ह्यूमंस में भी देखी जाती है, और ह्यूमंस में मैंने हेयर्स का एग्जाम्पल बता दिया। मतलब जो करेक्टर नियोटेनस करेक्टर हमारे एंसेस्टर्स में था, आज वो हमारे अंदर नहीं है। थोड़े बहुत हेयर्स हमारी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और यही मैमल्स की खास बात होती है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी आज नियोटेनी की, यानी नियोटेनी इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जिसके अंदर हम एक फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देख सकते हैं। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि हमारा इवोल्यूशन हमारे कौन से जनकों से हुआ, एंसेस्टर से कौन कौन सी अलग अलग प्रकार की स्पीशीज़ निकली, ठीक है ना। एंड दिस ऑल्सो लीड्स टू दी सर्वाइवल ऑफ दी स्पीशीज़, किससे, सर्वाइवल ऑफ दी स्पीशीज़, ठीक है। यानी जो करेक्टर जिस वक्त उसके लिए एडवांटेजियस होगा, फेवरेबल होगा, बेनिफिशियल होगा, वो तो उसके फॉर्म में, लार्वल फॉर्म में रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा।
तो दिस इज़ ऑल अबाउट नियोटेनी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और वेरी इंपॉर्टेंट। नियोटेनी बता दिए किसको कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, टोटल और पार्शियल। पार्शियल में मेटामॉर्फोसिस होता है, टोटल में वो हमेशा लार्वल फॉर्म में ही रहेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट नियोटेनी। चलो ठीक है, स्टडी वेल।